आजच्या या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष हरिभोजी मिरासदार, उसी संचालन मंडल में काम देखने वाले श्रीमान रविंद्र संघवी जी, मंच पर उपस्थित सुरेश हावड़े जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं तथा बहनों। मराठी में शुरू किया था, हिंदी में आगे चला। मेरा मन संभ्रम होता कि मराठी बोलाऊंगा हिंदी बोला, पण विचार केला की हिंदीमध्येच प्रसंग काही बोलावा असा आहे। स्वर्गीय श्रीकांत जींच्या स्मृति के निमित्त से ये व्याख्यान है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस उद्देश्यों को लेकर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। उनके जीवन का लक्ष्य तो भारत का उत्थान, यही उनके जीवन का लक्ष्य रहा। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन का क्षण उन्होंने हर क्षण उसके लिए समर्पित किया है। हरिभोजी मिरासदार जी ने कहा ही है हम सबके सामने कि हिंदुस्तान समाचार जो भी आज विद्यमान उसका स्वरूप है, उसके अगर कोई मूल में कोई व्यक्ति होगी तो वो एक व्यक्ति का अगर नाम लेना है तो हम स्वर्गीय श्रीकांत जी जोशी का ही नाम ले सकते हैं। एक सुप्तावस्था में चली गई एक व्यवस्था को फिर उन्होंने जागृत किया है और मृत्यु के पूर्व तक अपने स्वयं के इस संदर्भ में जो दायित्व है उस दायित्व का स्मरण रखते हुए अंतिम दिन तक पूरा काम करते हुए वो हम सबको छोड़कर चले। इस प्रकार का एक पुरुषार्थी व्यक्तित्व, एक समर्पित व्यक्तित्व, ऐसा हमने कई लोगों ने उनके जीवन को निकट से भी देखा है और इसलिए उनके प्रति एक श्रद्धा सुमन मैं अपने अर्पित करता हूँ। उनके निमित्त से स्वाभाविक रूप से जो विचार आयोजकों के मन में आए हैं उसका उस विषय का चयन करते समय मुझे बड़ा ठीक लगा कि उनके ही विचारों को, श्रीकांत जी के ही विचारों को, और उन्होंने जहां से प्राप्त किए उन्हीं विचारों मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं कि कोई भी समाज होगा, कोई भी देश होगा, कोई भी व्यक्ति होता है, बस स्वाभाविक रूप से सुख समाधान से रहने की इच्छा व्यक्त करता है। कोई गरीबी में रहना पसंद नहीं करता, कोई पिछड़े तक का जीवन बिता इस प्रकार का कल्पना नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति के जीवन में अपने स्वयं के संबंध में व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को, सपनों को संजोते हुए उसके पूर्ति के लिए अपने जीवन के क्षण लगाता है। लेकिन वहीं तक वो सीमित नहीं मानता है अपने आप। भौतिक साधनों से प्राप्त होने वाला आनंद, उससे मिलने वाला समाधान, इसकी अपनी एक मर्यादा है। इस मर्यादा के पार उसका आनंद समाप्त हो जाता है। अन्यथा इसी प्रकार की जीवन में कभी नहीं इस प्रकार का संपन्न जीवन जीने वाले सभी संतुष्ट दिखाई देते हैं, परंतु इस प्रकार का दृश्य दुर्भाग्य से अपने आसपास नहीं है। जैसे व्यक्ति का है वैसे समाज का भी है। सामूहिक शक्ति के द्वारा एक समाज की एक संपन्नता की स्थिति बनती है, परंतु समाज भी केवल उसी भौतिक मूल्यों के आधार पर और स्वाभिमान से खड़ा हो सकता है। उसके लिए केवल भौतिक संपन्नता इतनी पर्याप्त नहीं है।
समाज की भी, देश की भी एक मान सम्मान की कुछ कल्पनाएं हैं, और वो मान सम्मान, स्वाभिमान कभी भी भौतिक साधनों से उसकी पूर्ति होना एक असंभव। और इसके विकास के संदर्भ में जब भारत में चिंतन हुआ, वह उसके दो पहलू हमेशा यहाँ बताए जाते हैं। एक भौतिक संपन्नता, यहाँ पर कभी हमने गरीबी की इच्छा प्रकट नहीं की, समाज गरीब रहे, और ये भारत तो गौरवशाली देश था, तो संपन्नता इस देश के अंदर थी, इसलिए तो लूटने के लिए यहाँ लोग आते थे। अगर देश के विदेशों के अलग अलग प्रकार के आक्रांतकार लूटमार करने के लिए अगर भारत में आए थे, इसका मतलब ये यहाँ पर कुछ था। हम आज के वर्तमान भारत की अवस्था को देखकर हम पूर्व काल की कल्पना नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए भौतिक संपन्नता की कभी इस देश में उपेक्षा नहीं, परंतु भौतिक संपन्नता के साथ यहाँ पर मूल्यों की रक्षा ये भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। मन को संतोष देने वाली बातें करना, इससे व्यक्ति और समाज और देश एक अपने आप को धन्यता के रूप में मानता है। हमारा देश ऐसा है। जब हम भारत के बाहर जाते हैं, जब कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम भारत के लोग हैं, किस बात का गर्व होता है? कहीं पर और विदेश यात्रा में जाना हुआ, वहां पर बसे हुए भारत के लोग भाव मन के अंदर यही रखते हैं कि नहीं, भारत हमारा है। मैंने कहा आप तो यहाँ गए, हमारी कमजोरी, वो यही मानते हैं हम शक्ति संपन्न देश की यहाँ है। भारत के बाहर गया हुआ व्यक्ति भारत के बाहर रहने में अपनी कमजोरी का अनुभव करता है। मैं आया हूँ, मेरी कुछ दुर्बलता है, इसलिए यहाँ आया हूँ, पर मैं संपन्न होकर मैं भारत की ओर जाने वाला हूँ। ऐसा सोचने वाला समाज भारत के बाहर गया होगा, ठीक है, उसका टाइम टेबल कैसे बनता है वो अलग विषय है, परंतु इच्छा तो देती है। तो ये जो स्वाभिमान है देश का, वो किस बात का है? तो वर्षों से विकसित आई हुई यहाँ की जो जीवन शैली है, कुछ मूल्य है, कुछ परंपराएं हैं, उस परंपराओं का स्वाभिमान। और इसलिए कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी समाज बिना स्वाभिमान के नहीं जी सकता। इसलिए जो विकास की कल्पना की जाती है, उस विकास की कल्पना में स्वाभिमान एक महत्वपूर्ण पक्ष बनता है। उदाहरण तो कई है, मैं उदाहरणों में समय बताना ठीक भी नहीं, हम सब लोग जानते हैं। एक केवल छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि बहुत प्राचीन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री रहा करते थे। उस समय वियतनाम से वहाँ के राष्ट्र के प्रमुख हो ची मिन्ह भारत में आए थे। तो कहते हैं कि उनके पास जो कपड़ा था, सूट वगैरह पहनते हुए थे, कहीं पर एक छोटा सा पोर्ट पर एक प्याज चल जाता। तो भारत के किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने गरीब हैं कि आपके पास कहने के लिए ठीक से सूट भी नहीं है। उन्होंने कहा माय कंट्री कैन अफोर्ड दिस मच ओनली, और उसमें मुझे कोई अपमान का अनुभव नहीं होता है। जैसा मेरा देश है, ऐसा मैं कुछ संकोच नहीं। जब हम कहते हैं कि भारत के प्रति स्वाभिमान है, तो उन बातों का स्वाभिमान है कि हम लोग कभी भी यहाँ से शस्त्र लेकर नहीं गए, तो हम शास्त्र लेकर गए हैं, इसका स्वाभिमान। एक भी व्यक्ति, एक भी राजा महाराजा, एक भी संत सन्यासी जो गए हैं, गए तो हैं जरूर, दुनिया के अंदर गए हैं, गए हुए हैं, और भाव लेकर गए हैं कि गुणवंतो विश्व मार्ग का संदेश देने के लिए गए। आप सभी लोग सुसंस्कृत बनिए, ये बताने के लिए गए हैं।
तो क्या ये विकसित देश के, विकसित समाज का, विकसित व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है? गए हुए थे उनके पास कहने के लिए जितने आवश्यक शरीर रहते हैं, क्या आवश्यक वस्त्र होंगे, कोई साधन नहीं थे हाथ में। तो शास्त्र लेकर नहीं गए, शास्त्र लेकर गए, और इसलिए यह भी एक विकसित समाज का ही एक प्रगतिकरण है। ये वही कर सकता है जो अंतःकरण से विशाल है, वही इस प्रकार का व्यवहार दुनिया के साथ कर सकता है। और इसलिए एक स्वाभिमान, एक सम्मान की भावना हम सबके अंतःकरण में रहती है। मैं समझता हूँ कि देश और सब व्यक्ति और समाज के लिए अगर विकास का कोई एक मापदंड माना जाए तो इस मापदंड की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भौतिक संपन्नता, मैंने कहा कि उसकी कोई उपेक्षा नहीं आवश्यक है। जैसी एक संपन्नता, भौतिक संपन्नता है, मन की संपन्नता है, शरीर की संपन्नता है। और अपने देश में समय समय पर इस सामर्थ्य को देश के जवानों ने प्रकट किया है। अगर हम केवल 48 के बाद की ही घटना लें तो 48 से लेकर 2015 तक इस देश ने 5 युद्ध देखे, जिसमें 4 युद्ध में भारत की विजय हुई है और 1 में हम पराजित हुए हैं। और उसका कारण सेना का जवाब नहीं था, नीति निर्धारण करने वाले लोग उसके कारण थे। ये दोषा एक बार क्या है, इस प्रकार का एक भाव रहता है। एक छोटे बालक को एक सेना के अधिकारी ने पूछा, वो नमस्कार करने के लिए गया, हाथ मिलाने के लिए गया। सेना का अधिकारी पूछता है युद्ध चल रहा है तो क्या चाहते हो? 1965 की घटना है। वो छोटा सा बालक कहता है कि हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो लाहौर लाके दे दो। यहाँ का एक मानस है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर लेकर जीने वाला यहाँ का समाज है। यही हमारा राष्ट्र, इसी प्रकार का हमारा देश है। और इस भावना को, इस जीवन शैली को, इन मूल्यों को सुरक्षित रखना इस स्वाभाविक रूप से हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि ये हम इस विकास के सारी और यात्रा में इसको हम एक महत्व देते हैं। हम खड़े रहेंगे, स्वाभिमान के साथ खड़े रहेंगे, सम्मान के साथ खड़े रहेंगे, शक्ति के साथ खड़े रहेंगे। हमारी भारत की शक्ति ये कभी भी विध्वंसक नहीं रहेगी, इतना विश्वास नहीं कह सकते हैं। ये संहारक शक्ति नहीं है, ये संरक्षक शक्ति नहीं है भारत की। मैं समझता हूँ कि विकास के मापदंडों में इसका आज के और आर्थिक जगत इन बातों को कितना महत्व देता है मालूम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जब भारत की संकल्पना करते हैं तो इन सब बातों का अपने आप में एक महत्व होता है। भारतीय चिंतन तो यही कहता है कि हम विकास के रास्ते पर चलेंगे पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं। हम किसी पर अन्याय करते, किसी का शोषण करते हुए हम नहीं करेंगे। लोगों के अज्ञान का लाभ उठाते हुए और अपने स्वयं के ही बात सोचने वाला तो पशुवत होता है। ये राष्ट्र तो देवताओं का राष्ट्र है। यहाँ का व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ इस प्रकार से मानता है और वो यही भाव लेकर जब चलता है तो अन्याय और शोषण इसको घासता है। और अगर आज भारत में कहीं पर अन्याय और शोषण दिखाई देता होगा तो उसके लिए भारतीय चिंतन जिम्मेदार नहीं, तो व्यक्ति में आए हुए दोष, व्यक्ति में आई हुई कमजोरियां वो उसके कारण है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर भारत को अपनी भारत की भूमिका निभाना है तो इन दोषों से मुक्त होकर रहना पड़ेगा। भारत का चिंतन स्वावलंबी दे देता है और इसलिए किसी पर अन्याय, किसी का भी शोषण नहीं। अगर भारत सोचता तो
आसपास के, जिसको पड़ोसी देश कह सकते हैं, तो खतरे में ला सकता था। परंतु मूल भाव यह है, हम किसी पर अन्याय नहीं करें, किसी का शोषण नहीं करें। और इसलिए अपने भारत के भी अलग अलग मंत्री महोदय नीति करने वाले देश के, दुनिया के देशों में जाते हैं, तो उनका सम्मान इसीलिए हो रहा है कि आप हमें हमारी दुर्बलताओं के चलते हमारे समर्थन में भारत खड़ा रहे। इस प्रकार की अपेक्षा रखने वाले दुनिया के छोटे छोटे देश आज अपेक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। सौभाग्य है कि भारत को इस प्रकार का नेतृत्व वर्तमान में उपलब्ध है कि जो दुनिया को आश्वस्त कर सकता है, हम आपके साथ हैं। यही भारतीय चिंतन का स्वाभाविक रूप से होने वाला प्रकटीकरण, यही हिंदू चिंतन है। सब कुछ भी शब्दों से हम वर्णन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर कई दुनिया के अलग अलग चित्तों में कहा होगा जो शक्तिशाली है वो जिएगा, दुर्बलों को मरना है, दुर्बलों को समाप्त होना, यही उनकी नियति है। भारत के सामान्य जनों को और भारत समाज को ये बात स्वीकार नहीं, और ये भारत का सामान्य जीवन भी प्राप्त करता है, वो देने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखता है कि मैं दे सकूं कुछ समाज के लिए। तो सबको आगे बढ़ने का स्वातंत्र है, सबको आगे बढ़ने की आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलेंगे। ऐसा सोचने वाला ये समाज है, यहाँ का भारत का मानस है, सबको साथ में लेकर चलना है। इसलिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए ही देश के और समाज के विकास की बात यहां पर की जाती है। प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है। समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी करेगी, इस प्रकार का एक नैसर्गिक निसर्ग हम सबको प्राप्त है, और भारत को और भाग्यशाली है इस संदर्भ में कि प्रकृति की देन है। परंतु एक विज्ञान में आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार प्राप्त करते हुए एक विश्व में आर्थिक शक्ति बनने की होड़ लगी हुई है। उस स्पर्धा में भारत नहीं, भारत रह नहीं सकता ऐसा नहीं, पर भारत रहना नहीं चाहता है। यहाँ का चिंतन किसी व्यक्ति को, किसी समाज के किसी समूह को, किसी नीति निर्धारण करने वालों को इस मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देता है। तो प्रकृति के साथ, परंतु एक वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो मन के अंदर एक अहंकार का भाव जागृत हुआ दुनिया भर में, कि प्रकृति ने अगर कहा कि जो तुम्हें चाहिए, जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध होना चाहिए, वो सब चीजें इस पृथ्वी के अंदर है। जब कहते हैं वसुंधरा पृथ्वी है हमारी माँ के समान, तो माँ स्वाभाविक रूप से बच्चों की अपेक्षाएं पूरी करने की है, माँ का दायित्व लेता है, माँ करती है। ये पृथ्वी, ये प्रकृति हमको बता रही है कि जो चाहिए वो मिल सकता है, जितना चाहिए उतना मिल सकता है। परंतु इस विज्ञान के रास्ते पर चलते हुए एक छोटी विकृति हमारे अंदर आ गई। जो चाहिए वो तो मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, और उससे हम संतुष्ट नहीं। हमने उसके आगे एक और वाक्य जोड़ दिया, जितना चाहे उतना नहीं, जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। हमने आपकी आवश्यकताओं को, मर्यादाओं का उल्लंघन कर, अपनी आवश्यकताओं के जब आगे बढ़ चला मानव समाज, तो उसके सामने आज कई प्रकार के जो प्रदूषण के, पर्यावरण के संदर्भ में चुनौती के रूप में जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वो और किसी की देन नहीं है, इस राक्षसी मानसिकता की देन है। जितना चाहिए उतना नहीं, जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। और इसलिए जब दुनिया में शोध होता है, रिसर्च होता है,
रिसर्च की दिशा ये रहती है कि अधिक से अधिक पाने के लिए सब प्रकार की खोज यहाँ पर की जाए। एक मैं समझता हूँ कि हमें अन्याय के मार्ग पर दुनिया चली है, कौन इसको सही मार्ग होता है? एक संयम का जीवन यहाँ पर आवश्यक, यहाँ रहेगा तो दुनिया में रहेगा, अगर यहीं नहीं रहेगा तो दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रकृति के साथ उसको देवता मानते हुए जीने वाला यहाँ का समाज है। पूजा करना तो कर्मकांड नहीं है। कभी कभी हम भूलने के कारण हमने इस प्रकृति की पूजा को कर्मकांड तक सीमित कर दिया, बंधुओं हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, ये केवल कर्मकांड तक सीमित है। और इस अहंकार से ग्रस्त दुनिया की शक्तियां, विविध प्रकार की शक्तियां, सारे दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार है, इस दिशा में जो बढ़ रही है, वो एक ही, उसका अंतिम लक्ष्य एक ही है, पृथ्वी का विनाश। प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन ये इस पीढ़ी में जीने वाले उनके अधिकार का पक्ष नहीं बन रहा है, उनके अधिकार का कारण नहीं बनना चाहिए। हजारों वर्षों से यहाँ पर एक संयमित रूप से इसका उपयोग होता आया है, और इसके वर्तमान के सोच करने वालों को, निर्णय करने वालों को, नीति निर्धारित करने वालों को और वैज्ञानिकों को, शोध कार्य करने वालों को इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि सारी भूमि के अंतर्गत जो भी एक संसाधन की शक्ति हमारे पास है, वो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए है, केवल वर्तमान के लिए नहीं है। अगर ये एक छोटा सा भाव विकसित हो जाता है तो आज वर्तमान में जिस चुनौतियों से दुनिया संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष से मुक्त किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि यही भारत का चिंतन है, यही हमारी सोच। अगर भारत कहते होंगे कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला बनेगा, तो मैं समझता हूं कि वह केवल भौतिक साधनों के संदर्भ में नेतृत्व करने वाला नहीं, एक जीवन की दिशा देने वाला, नेतृत्व करने वाला भारत बन चुका है। लोग सुपर पावर की बात करते हैं कि 2020 ये भारत सुपर पावर बने। एक अच्छे अध्ययनशील और वैज्ञानिक व्यक्ति से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि लोग कह रहे हैं कि 2020 एक सुपर पावर बनेगा भारत, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि ये कल्पना ही गलत है। अगर बनना है हमको तो सुपर पावर नहीं, सुपर राष्ट्र बनना है, सुपर राष्ट्र बनना है। हम सब पर अधिकार अपना स्थापित करना चाहते हैं। ये भारत के न चिंतकों का विचार रहा है, न भारत के नेतृत्व का विचार रहा है। हम सबका अपने हाथों में केंद्रित करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं यहाँ का मानव जीवन सुरक्षित रहे, विकसित होता रहे, आनंद समाधान के साथ चले और सबको साथ में लेकर चले। यही वास्तव में विश्व के लिए भारत का संदेश बनना चाहिए। और ये संदेश देने वाला भारत शक्तिशाली हो, सामर्थ्य संपन्न हो, सब प्रकार से सुविधाओं से युक्त हो और स्वस्थ मानस को लेकर चलने वाला हो। मैं अंत में केवल स्वामी विवेकानंद जी के उस विचार को रखकर मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत का चिंतन इतना बृहद और इतना मजबूत है, उसकी चिंतन की नींव इतनी मजबूत है कि उस नींव को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, परंतु नींव तो जमीन के अंदर रहती है। उस नींव के ऊपर व्यक्ति भवन बनाता है। वो भवन भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु के कारण, प्रदूषण के कारण उस भवन का क्षरण होता है। ऐसे अपने भारत नाम का जो भवन है, उसमें अगर क्षरण आया है तो उस बिल्डिंग को, उस भवन को ठीक करने का संकल्प लेकर चलने वाले लोग खड़े होने चाहिए। स्वामी जी इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि भवन, नींव की चिंता मत करो, भवन की चिंता करो। और एक वाक्य उन्होंने कहा कि अगर भारत में ये विचार शेष नहीं रहेगा तो दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला नहीं।
और इसके श्रेष्ठ विचारों को शक्ति के साथ रखने वाला समाज अपने स्वयं के विकास के आदर्श प्रस्तुत करते हुए आदर्श का चिंतन कैसे हो सकता है, विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, ये दुनिया के सामने प्रस्तुत करे और भविष्य में आने वाली कई प्रकार की प्राकृतिक संकटों से आने वाली मनुष्य जाति को सुरक्षित रखने का अगर दायित्व कुछ करना है तो ये हमेशा जो वर्तमान जनरेशन रहा है, वर्तमान पीढ़ी रही है, उन्होंने किया है। वर्तमान पीढ़ी में जीने वाले हम सब लोग हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि भारत को भारत बना लेने में हम सबका योगदान होना चाहिए। भारत को अमेरिका बनाने की आवश्यकता नहीं, भारत को भारत बना रहे इसका चिंतन, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए। हम किसी का अनुसरण करने वाले नहीं, हम तो दुनिया का नेतृत्व करने वाले बनने की इच्छा रखते हैं। अनुसरण पाकर ईश्वर करेगा, हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। यही मैं समझता हूँ कि भारत के विकास का एक क्षण हम सबको देखने के लिए मिले। इसी अपेक्षा के साथ फिर एक बार स्वर्गीय सिद्धांत जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।